हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं एलडीसी साइंस की। और ये क्लासेस बहुत पहले से चलाई जा रही है, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखें और प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है वहां से पढ़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही साइंस के अंदर इस प्लेलिस्ट के अलावा किसी भी कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप छात्रावास अधीक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जो एलडीसी का सिलेबस है एज इट इज आपके छात्रावास अधीक्षक का भी सिलेबस है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में भी प्रकाशिकी जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है वो हो चुका है। और अब चल रहा है आपके विद्युत धारा का पोर्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि प्रतिरोधों की निर्भरता किन किन कारकों पर है। तो आपको मैंने बताया है कि प्रतिरोधों की निर्भरता लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और आपको पता है कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ए बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ए घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। रो क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी किसी भी पदार्थ की। समझ में आ गई बात? इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कितने प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन हो सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध एक के बाद एक के बाद एक के बाद आगे जुड़ते जाते हैं, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर एक प्रतिरोध के सभी सिरे एक जगह पर और दूसरे सिरे सभी एक जगह पर कनेक्ट होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का मान समान रहता है, वहीं पर समांतर क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो विभव अंतर होता है या विभवांतर होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है, और उसका क्वेश्चन भी अपन ने किया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं समांतर क्रम संयोजन की, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो है वो समान होता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, और मैंने आप सभी लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया भी था, है ना? और वो क्वेश्चन क्या था, आज अपन उसको डिस्कस करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये था आपके लिए क्वेश्चन कि आपके जो तीन प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, फिर एक प्रतिरोध आपका आगे इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, फिर पुनः तीन प्रतिरोध जो है वो आपके किस में जुड़े हुए थे? समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। इसका आर तुल्य प्रतिरोध जो है वो मैंने आपसे पूछा था। किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, तुल्य प्रतिरोध जब अपन को समांतर क्रम का निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 में मान लीजिए इन सभी का जो तुल्य प्रतिरोध है उसका नाम दे देता हूं मैं R1। तो 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इनका एलसीएम आ जाएगा या कॉमन कहें 3 आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 3, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। 1/R1 एज इट इज। तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। इसके बाद में ये आपका प्रतिरोध 2 ओम है जो कि श्रेणी क्रम में है, इसको कोई तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसके तुल्य प्रतिरोध का नाम दे देता हूं मैं R3। तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ऊपर भी आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1/R3। तो ये भी कितना आ गया, R3 भी आपका 1 ओम आ जाएगा। क्लियर। तो इन सभी का तुल्य प्रतिरोध भी आ गया है आपके पास में 1 ओम। इन सभी का भी क्या आया है, 1 ओम। और इन सभी का भी जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 1 ओम। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके पास में है 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम। ये अब डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का अपन ने क्या कर लिया है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है। तो ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम और ये हो जाएगा 1 ओम। क्लियर। अब इस सभी को श्रेणी क्रम के अंदर है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आर तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, अब फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा 1 + 2 + 1 यानी 4 ओम। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। और यदि आप इस प्रकार से अब तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं तो प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाई जा रही है उनको भी आप जरूर देखिएगा। क्लियर। आप सभी लोगों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी आपको जो है क्लासेस और बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार देंगे। ठीक है, चलिए आपकी क्लास चल रही है उसी को मैं देख रहा हूं एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ बिजी हो गया था। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है अब विद्युत सेल। किसकी बात करेंगे अपन, विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, देखिएगा, हेडिंग डालिए विद्युत सेल। अब देखिए विद्युत सेल क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी अपन लेते हैं। विद्युत सेल जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपका जो परिपथ है, जो आपके पास में सर्किट है, वहां पर अगर हमें लगातार करंट को फ्लो करवाना है या हमें जो है वहां पर उस परिपथ के अंदर विभवांतर को बनाए रखना है तो हम क्या करेंगे। एक तो तरीका होता है कि हम सीधे ही जो है वहां पर विद्युत को प्रवाहित करवा दें, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी अपने को डायरेक्ट मिलती है उसी से कनेक्ट करके अपन काम करें। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 घंटे आपके पास में रहे, भाई कभी कभी जाती भी है बीच में। उस समय अगर हमें कार्य करना होता है तो उस इमरजेंसी में जो चीज काम आती है उसी को कहा जाता है विद्युत सेल। क्योंकि विद्युत सेल क्या करता है बेसिकली कि परिपथ के जो दो बिंदु है उनके बीच में विभवांतर यानी कि विभव के अंतर को बनाए रखता है। समझ में आ गई बात, क्या करता है, विभव के अंतर को बनाए रखता है। कौन, विद्युत सेल। क्लियर। अब देखिए विद्युत सेल के अंदर भी जो है अलग अलग प्रकार हैं। तो विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल होते हैं वो आप जनरली अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे देखिए मेरे पास में ये रिमोट है, इस रिमोट के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो प्राथमिक सेल है। इसके अलावा घड़ी वगैरह में आपके जो सेल लगे हुए रहते हैं, दीवार घड़ी में सेल लगे हुए रहते हैं, टॉर्च में सेल लगे हुए रहते हैं, वो सभी सेल आपके कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं। क्लियर। वो क्या करते हैं, तो वो एक बार आपने यूज किया, जितना उनके अंदर पोटेंशियल था वो पोटेंशियल खत्म होने के बाद में वो सेल अपने कार्य के नहीं रहते हैं, उन सेल को हमें फेंकना होता है। लेकिन अगर बात करें द्वितीयक सेलों की, तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल जो होते हैं
वो आप लोगों ने कैमरामैन वगैरह को अगर देखा होगा तो उनके पास जो छोटे वाले कैमरे हुआ करते थे पहले, जिनके अंदर सेल डाल करके उन कैमरों को यूज किया जाता था, तो वो जो सेल होते थे जो व्हाइट कलर के आते थे या ग्रीन कलर के पूरे प्लेन सेल रहा करते थे, वो सेल जो है आपके द्वितीयक सेल होते थे। उनको क्या है, चार्ज करिए आप यूज कर सकते हैं, वापस चार्ज करिए वापस यूज कर सकते हैं। उनका एक टेन्योर होता था जहां तक उन्हें आप चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई होती है, वो आपको पता है कि चार्ज करिए मोबाइल चलता रहता है, जैसे ही डाउन हुआ वापस चार्ज करिए वापस से आपका मोबाइल चलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जो मोबाइल के अंदर बैटरी यूज करते हैं वो एक द्वितीयक सेल का ही उदाहरण है। अब जो प्राथमिक सेल है इनके अंदर कुछ सेल आते हैं स्पेसिफिक जिनका नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही द्वितीयक सेल के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक नाम आते हैं जिन नामों को आपको याद रखना है। और वो सेल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती है, या उनके अंदर कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। तो हम इन सभी चीजों को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमें जो है विद्युत सेल के अंदर ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर जो है इस टॉपिक के अंदर अब आपको जो थ्योरी लिखवाई जाएगी वो थ्योरी एज इट इज याद होनी चाहिए। उस थ्योरी से ही एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करिएगा, पूरी थ्योरी आएगी। क्लियर, पहले लिख लीजिए फटाफट। अब विद्युत सेल, विद्युत सेल परिपथ के, परिपथ के दो बिंदुओं, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, के बीच आवश्यक, के बीच आवश्यक विभवांतर, विभवांतर यानी विभव के अंतर को विभवांतर बनाए रखता है, बनाए रखता है, ताकि, ताकि विद्युत धारा के, ताकि विद्युत धारा के या विद्युत धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह लगातार, लगातार यानी कंटिन्यूअसली बना रहे। समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो आपका परिपथ है उसके अंदर विभवांतर जो है उसको बनाए रखता है, और उससे क्या होगा, जब विभवांतर होगा तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, तो आपके रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर। तो आपका जो विद्युत सेल है वो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा जो है उसको किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इसके बाद इसमें दो, इसमें दो धातु की, धातु की छड़, धातु की छड़ होती है। इसमें धातु की छड़ें होती है, कितनी, दो होती है, जिन्हें, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, दो धातु की जो छड़ें लगी हुई होती है, आप जो सेल देखेंगे उसके अंदर, तो वो जो रॉड होती है, जो छड़ें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इन छड़ों के ऊपर जो आवेश होगा, इन छड़ों पर, छड़ों पर विपरीत
आवेश, विपरीत आवेश होता है। छड़ के ऊपर क्या होता है? विपरीत आवेश होता है। एक छड़ पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज होती है, यानी एक धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक होती है। अब कौन सी धनात्मक होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी? तो याद रखना, जो धनावेशित होती है, धनावेशित छड़, उस धनावेशित छड़ को अपन क्या कहते हैं? तो धनावेशित छड़ को अपन कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और ऋणावेशित जो छड़ होती है, ऋणावेशित, उस ऋणावेशित छड़ को अपन क्या नाम देंगे? तो उसे अपन नाम देते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धनावेशित छड़ है वो कौन सी होगी? एनोड होगी। अब क्वेश्चन तो कई बार ये भी आया हुआ है कि विद्युत सेल के अंदर जो एनोड होती है उस पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? तो एनोड के ऊपर धनावेश होता है और कैथोड के ऊपर ऋणावेश होता है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल दो प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। और दो प्रकार में पहला कौन सा है? तो पहला है आपका प्राथमिक सेल। कैसा है? प्राथमिक सेल। और जो दूसरा है वो कैसा है? तो वो है आपका द्वितीयक सेल, यानी सेकेंडरी सेल। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये दो टाइप होते हैं विद्युत सेल के। क्लियर? इसको लिख लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और प्राथमिक सेल के बारे में बात करेंगे, यानी जो प्राइमरी सेल है उसकी बात करते हैं फिर। तो अब लिखिएगा आगे नेक्स्ट, प्राइमरी सेल के बारे में किसकी बात करेंगे? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो प्राथमिक सेल जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इनका उपयोग जो है एक बार किया जाता है। तो अब शॉर्टकट में लिख लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और एक बार ही उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार आपने उपयोग में लिया और वो अगर मान लीजिए कि आपका सेल खत्म हो गया, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उस सेल को वापस से आप यूज कर पाओगे, चार्ज वगैरह या किसी भी मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये था आपका क्या, आपका ये हो जाएगा प्राथमिक सेल। एक बार उपयोग लेने के बाद में ये खराब हो जाता है। ठीक, इसके उदाहरण याद रखना प्राथमिक सेल के। इसके उदाहरण हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वोल्टीय सेल। कैसा हो जाएगा? वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल के बाद में आ जाएगा डैनियल सेल। वोल्टीय सेल, डैनियल सेल। और इसके बाद में आपके आ जाएगा लेक्लांचे सेल। कौन सा आ जाएगा? लेक्लांचे सेल। क्लियर? लेक्लांचे सेल। और एक आपका आ जाएगा ड्राई सेल, यानी शुष्क सेल। ये चार जो है आपको प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, याद रखने हैं। वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। क्लियर? चलिए आगे लिखेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल।
यानी सेकेंडरी सेल की बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेल बेसिकली क्या करते हैं, तो इसके अंदर डायरेक्ट जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलती है। द्वितीयक सेल के अंदर क्या होता है कि पहले तो मान लो ये एक सेल है ना, इसको आप डायग्राम बना करके समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई सेल है, तो पहले इसे चार्ज करना होता है, यानी इसे पहले अपन को विद्युत ऊर्जा देनी होती है। क्लियर? आपने इसको विद्युत ऊर्जा दी, अब यह विद्युत ऊर्जा इस सेल के अंदर भर जाएगी। क्लियर? अब भर चुकी है, फिर वह विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा आई है वो अब किस में कन्वर्ट होगी, तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। क्लियर? तो विद्युत ऊर्जा आई, वो विद्युत ऊर्जा अंदर आने के बाद में आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और अब यह रासायनिक ऊर्जा ही बाहर निकलेगी किस रूप में, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के। किस रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में। समझ में आ गई बात? तो सीधा सा याद रखना कि द्वितीयक सेल का मतलब है एक कोई डिब्बा है जिसके अंदर कोई एक चीज घुसती है, वो उसके अंदर प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन वगैरह होने के बाद वापस से वही चीज बाहर आती है। और ये तो आपको भी पता है कि अगर किसी कमरे में आप घुसे हो तो उस कमरे से बाहर भी तो आप ही आओगे, और कौन आने वाला है। तो यहां भी यही बात है, विद्युत ऊर्जा अंदर घुस रही है, वो अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर वापस से क्या आती है, विद्युत ऊर्जा ही आती है। इसीलिए द्वितीयक सेल को हम क्या कहते हैं, रिचार्जेबल। क्यों? क्योंकि जो गया था वही रिपीट हो गया, बाहर कौन आ गया, वही बाहर आ गया। इसीलिए, और इसे बार बार चार्ज भी कर सकते हैं भाई, आपकी इच्छा, जितनी बार आप विद्युत ऊर्जा दोगे उतनी विद्युत ऊर्जा आपको वापस से बाहर मिलने लग जाएगी। तो इसे एक तो याद रखना कि इसे रिचार्ज, रिचार्जे, एक मिनट, रिचार्जेबल है ना, रिचार्जेबल नहीं, रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, एक लिख लीजिए कि इसे बार बार उपयोग में, बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो इसका जो उपयोग है अपन बार बार कर सकते हैं। क्यों? जैसे ही ये डाउन होगा अपन वापस से विद्युत ऊर्जा देंगे, फिर वापस से उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, फिर वापस से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, लिख लीजिए। तो इसके जो उदाहरण है, एक तो आपके आ जाएगा मोटर कार हो गई आपके जैसे, है ना, तो मोटर कार है आपका, या आपका ट्रक है। क्लियर? इसके अलावा आपके पास में ट्रैक्टर है। इन सभी के जो इंजन की बैटरी होती है, ठीक है, तो आदि के इंजन की बैटरी, इनके इंजन की जो बैटरी होती है जिससे आपके हॉर्न वगैरह बजते हैं, वो बैटरी रिचार्जेबल होती है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आपका हॉर्न थोड़ा सा कम बजने लगता है, आप जाते हैं और जो भी आपका सर्विस वाला होता है उसे कहते हैं, तो वो उसे बैटरी को चार्ज करता है, और चार्ज करने से क्या होता है, वह पुनः जो है सही तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो इमरजेंसी लाइट होती है, एक और उदाहरण लिख लीजिए, इमरजेंसी लाइट में, ठीक है, तो इमरजेंसी लाइट के अंदर जो बैटरी लगी हुई होती है वो भी आपके किस रूप में काम करती है, द्वितीयक सेल के रूप में। अब आप कहेंगे सर इमरजेंसी लाइट का मतलब, अरे इमरजेंसी लाइट का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जब लाइट जाती है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बल्बों का अब आविष्कार हो चुका है जो क्या करते हैं, जैसे ही लाइट जाती है पुनः ऑटोमेटिकली लाइट जाते ही वो बल्ब चालू हो जाते हैं, लाइट आते ही वो बल्ब बंद हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब लाइट चली जाती है तब तो उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके बल्ब को चालू करते हैं,
और जब लाइट आपके क्या हो गई होती है, तो लाइट जब आपके वापस से आ जाती है, तो वापस आने पर वो क्या करते हैं, अब उस होल्डर से विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और चार्ज होते रहते हैं। जैसे लाइट जाएगी वापस चालू हो जाते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? द्वितीयक सेल का ही उदाहरण है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब इस चीज को समझ गए होंगे कि आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। इनके कुछ एक उदाहरण है, जैसे वोल्टेज सेल की बात करें या लेग्रांजे सेल वगैरह, इनकी जो डिटेल है वो मैं कल पहले से ही यहाँ पर जो है पीडीएफ लेकर आऊंगा। उस पीडीएफ से ही अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको सीधा सीधा याद ही रखना है, इसलिए। ठीक, इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि आप सभी लोगों को आज की क्लास में मजा आया है, प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।